हाय एवरीवन। तो 20 जुलाई 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल था सीएफआर से रिलेटेड था। ठीक है, तो सीएफआर क्या होता है? कोविड फैटिलिटी रेट। तो कोविड फैटिलिटी या फिर केस फैटिलिटी रेट भी इसे बोला जाता है। और ये अभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है तो उनका अभी डाटा आया था, तो उसमें ये कहना है कि सीएफआर जो है अभी इंडिया का वो 2.49% है। ठीक है, 2.49%, यानी कि जो इंडिया में जो कोरोना वायरस से जो व्यक्तियों की जो मृत्यु हो रही है वो अभी जो हमारा ग्लोबल एवरेज है, ठीक है, सीएफआर का जो ग्लोबल एवरेज है उससे 1.78% लोअर है। ठीक है, कम है। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है बहुत कम हो रहा है। और तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी अमंग 29 स्टेट्स विद सीएफआर बिलो नेशनल एवरेज, तो नेशनल एवरेज से कम है। और बाकी जो 14 हमारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सीएफआर ऑफ लेस देन 1%। तो अभी सीएफआर अगर पूछा जाएगा कि है क्या सीएफआर, तो सीएफआर जो भी कन्फर्म्ड डेथ्स हैं, ठीक है, मतलब कन्फर्म नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19, तो दैट इज़ वो सीएफआर हो गया। ठीक है, केस फर्टिलिटी रेट और रेशियो। ठीक है, तो जो केस फर्टिलिटी जो रेट है तो ये काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जैसे पूरे मतलब कंट्री का जो नंबर ऑफ़ पीपल टेस्टिंग है वो कितना है, कितने लोगों को एक दिन में टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, पहला टेस्टिंग हो गया, दूसरा डेमोग्राफी को देखा जाता है कि डेमोग्राफी मतलब कि जैसे ओल्डर पीपल हैं दे आर मोर वर्नेबल, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल होते हैं टू द वायरसेस, ऐसे डिजीज़ के प्रति, तो उनको है। दूसरा, या फिर जिनको कोमॉर्बिड जो कंडीशन होती हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, तो उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये डिज़ीज़ हो जाए उन्हें। और तीसरा जो है कि जो स्ट्रेंथ है और कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम की इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में, तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है सीएफआर। ठीक है, तो अभी काफ़ी कम है। और ये एक मतलब इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक ये पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ है थोड़ा सा। बाकी तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने मतलब इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, कि अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक आर्टिकल इस पर भी आया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है और क्यों सरकार ने अभी बार बार इसको अवॉइड कर रहे हैं, कि ये मतलब एक अनटेनेबल और लाफेबल इशू है, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमको अभी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है ना, कि हर किसी को मतलब कोरोना वायरस एसिम्टोमेटिक है या फिर वो सिम्टोमेटिक है या फिर कोई सीवियर इलनेसेस भी उनको हो जा रही है इसकी वजह से। तो यही चीज़ है कि क्या पता मतलब ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो ये चीज़ ना चाहती हो, क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी क्योस हो जाएगा इससे। अगर जो उन्होंने ये जो डिफ़ाइन किया है कैटेगराइजेशन, जैसे कंटेनमेंट जोन है, ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, तो फिर इसका मतलब ही क्या रह जाएगा, है ना। तो ये सब तो हटने पड़ेंगे। लोग पूछेंगे हम इसे क्यों फॉलो करें जब अगर ये चीज़ हो गया है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो यही है, इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी मतलब ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर किया इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं गॉन अंडर। तो ये फ्लड जो है मतलब एक्सटेंसिव एक्सट्रीमली हाई रेनफॉल की वजह से ये बिहार असम के जो रीजन है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड वाली सिचुएशन आ गई है। मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट बिहार की ये फ़ोटो है। और यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है। और जो WMD है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसके जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसमें ये आता है। ठीक है, और बाकी के जो भी जो मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन होती है, मौसम संबंधी जो जानकारियाँ होती है, वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, तो ये सब उनको क्या करता है, इनको मॉनिटर करता है, उस पर अपना मतलब प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे है रिड्यूस क्रॉप लॉकडाउन डिप इन डिमांड मेक आलू द न्यू प्याज टोमेटो प्राइसेस गो अप टू। ठीक है, तो ये जो है मतलब टॉप बोला जाता है ना, TOP, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। तो मतलब इसमें इतना
आपने देखा होगा कि वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग, है ना, तो व्हाट कॉजिंग दिस राइज, तो सबसे पहले यू शुड नो दिस कि क्यों मतलब इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सबसे मेन तो क्या है कि जो सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जनरली आपने देखा होगा जो जून और जुलाई का जो सीज़न होता है अभी क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है ना, मानसून सीज़न, तो रेनफॉल की वजह से जो यहाँ पे सप्लाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी क्या है सप्लाई कम हो गई है और जो प्राइसेस है इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अभी जैसे हमारे घर के आसपास ही मैं बताऊँ तो हमारे जो डेली सब्ज़ी वाला था वेंडर, तो वो सब्ज़ी लेके आता था, उसमें टोमेटो भी होते थे, लेकिन आजकल टोमेटो उससे गायब है। ठीक है, क्यों गायब है उस ठेले से टोमेटो? क्योंकि वो टोमेटो इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि लोगों ने टोमेटो खरीदना ही बंद कर दिए हैं, वो वैसे ही बेकार हो जाते हैं। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि लोगों के पास जब महंगी हो जाती है कोई चीज़ तो वो नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, अब ये शो करता है कि स्पेंडिंग पावर ऑफ पीपल इज़ लो, उनके खर्च करने की जो क्षमता है वो कम है। तो ये चीज़ है, एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सप्लाई है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि क्या है वेदर अनफेवरेबल है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं कहीं पे, मतलब बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई थी, तो फ्यूल प्राइसेस है वो बढ़ गए थे जिससे वेजिटेबल सप्लाईज अफेक्ट हुई थी। तो इसी वजह, यही रीज़न है जो स्टीप प्राइस इनमें देखने को मिल रहा है। और बाकी के जो जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे क्या है मेजर टोमेटो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं ये, तो यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल देखने को मिला था। तो ये सारे कुछ रीज़न है जिससे ये सर्च देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, प्राइसेस में ये जा सकते हैं और भी ऊपर। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में है, तो यू शुड नो दिस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एक, और एक क्या होता है WPI। तो CPI WPI में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। ये केवल गुड्स के लिए होता है और ये गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दोनों के लिए होता है। अब CPI में क्या देखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जो रिटेल इन्फ्लेशन भी इसको बोला जाता है, मतलब उसी को ट्रैक करने के लिए जैसे प्राइस जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए ये होता है। और बाकी जो WPI है वो इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए प्रोड्यूसर लेवल पे वो देखा जाता है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। बाकी बेस ईयर वगैरह पता होना चाहिए इसका, आप बता सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड जो स्कीम है वो क्या क्या मतलब कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो वो भी आया हुआ है। मध्य प्रदेश टॉप्स इन वीट प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, और मध्य प्रदेश रैंक 16 इन द कंट्री इन कोरोना एक्टिव केसेस। और बाकी की जो स्कीम है जैसे कि एक वहाँ पे वो भी है टोको रोको स्कीम, मतलब आपको कोई मास्क पहन के नहीं दिखेगा तो आपको पहले उसको रोकना है, फिर उसको टोकना है कि क्यों नहीं आपने मास्क पहना है। फीवर क्लिनिकल कोरोना कैंपेन, ठीक है, ये सारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं। जीवन अमृत योजना, तो ये है। और एक वहाँ पे अभी हमने बताया था कि एशिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट भी है मेगा सोलर प्रोजेक्ट, रीवा में है अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, और 750, ठीक है, तो ये 3 यूनिट होंगी 250 मेगावाट की, और 750 मेगावाट का ये है। और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन अचीविंग नेशनल टारगेट ऑफ 1 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशनड विद ₹4,03,5 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये होगा। और फर्स्ट सोलर यूनिट टू गेट फंडेड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से मतलब इसको ये मिलेगी, ठीक है। और जो है 15.7 लाख टन का जो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एवरीवेयर इक्विवेलेंट टू प्लांटेशन ऑफ 2.6 करोड़ ट्रीज, तो इसको सेव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 19th सेंचुरी मॉस्को डैमेज बाय लाइटनिंग, तो 19वीं शताब्दी का जो मॉस्को था मस्जिद वो डैमेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इन्होंने इसकी देख रेख नहीं की, इसको निगलेक्ट किया है ना, तो इस वजह से ये था। ASI की स्थापना आप मुझे बताइए कब होती है, नहीं तो अपनी नोटबुक में कहीं पर लिख लेना फिर मतलब याद करने के लिए। बाकी जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उन्होंने किया था ये, और काफ़ी सारी जो मोन्यूमेंट्स और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या करता है एडमिनिस्टर करता है ये, ठीक है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो 19th सेंचुरी का ये था, ठीक है। रेड सैंडस्टोन मॉस्क्यू है, द वन इन द सेंटर ब्रोक एंड टर्न टू रबल, तो ये है 1822 में मुबारक बेगम, ठीक है। मुबारक बेगम कौन थी? जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे मुगल कोर्ट में, सर डेविड ऑक्ट्रे, तो इनकी सीनियर मोस्ट पार्टनर थी। एंड बिल्ड द मॉस्क्यू इन हौस काजी चौक, ठीक है, हौस काजी चौक में ये बिल्ड किया गया था 19th सेंचुरी। क्या नाम है इसका? मस्जिद मुबारक बेगम इन ओल्ड दिल्ली, मस्जिद मुबारक बेगम इन ओल्ड दिल्ली। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देखते हैं। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टी से रिलेटेड ही ये है, बस उसमें वही 10th जो है शेड्यूल और बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ईरान एंड चाइना के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे है ये एडिटोरियल। तो ईरान और चाइना के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैसे तो हिस्टोरिकल भी हम देखें तो हिस्टोरिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मतलब
जुड़े हुए थे पहले भी, लेकिन अभी जो है उन्होंने क्या किया, $400 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो उनका एम्बिशियस प्लान है ईरान में, ठीक है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है डील, अभी भी वो अनइम्प्लीमेंटेड है, लेकिन आगे हो सकती है। और आपको पता है कि अभी हमारे जो इंडिया को मतलब अफ़गानिस्तान के साथ ईरान ने अपना जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट था उसमें पार्टनर बनाया था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने इसको इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंट में डिले हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो इसलिए हमने नहीं किया। और हमारा ये कहना था कि हम मतलब बहुत सारे जो यूएस के सैंक्शंस हैं उसकी वजह से भी हम ये काम कोई मतलब जल्दी नहीं कर पाए, क्योंकि एक मेन होता है ना, जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो हमने ईरान से क्या कर दिया, पूरी की पूरी तरह से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है, यूएस के सैंक्शंस के बाद। जब हमने 2016 पे जब हम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ ईरान में विजिट किया था तो उन्होंने चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने की बात की गई थी। उस टाइम पे भी सैंक्शंस थे, लेकिन यूएस ने फिर वो क्या किया था, उस पर वेवर दिया था। तो पोर्ट जो प्रोजेक्ट थे उसमें तो हमको मतलब वेव्ड ऑफ मिल गया था फ्रॉम सैंक्शंस, लेकिन बाकी के जो और चीज़ें थी उसमें यूएस का सैंक्शन मेल, जैसे स्टील है तो स्टील भी अभी भी मतलब यूएस के सैंक्शंस के ही अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें भी थी जहाँ पे हम इसको मतलब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ही ये हमारे लिए थी, है ना, कि हमने ये अच्छा खासा जो प्रोजेक्ट था वो हमने खो दिया। अभी ये कि आगे मतलब उन्होंने हमारे लिए रिलेशन ओपन किया, तो बाकी इस एडिटोरियल में बस यही है कि द प्लान हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग बट रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, और मॉस्को कैन सर्टनली क्रिएट पॉलिटिकल स्पेस इन तेहरान फाइटिंग विद वाशिंगटन। तो ये है कि अभी जो है ईरान को कमर्शियली आइसोलेट किया हुआ है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो क्या चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से जो चाइना है वो क्या कर रहा है, ईरान को एक इकोनॉमिक लाइफलाइन वो उसकी बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो चाहे कुछ भी चीज़ हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी पार्टनरशिप एक तरह से स्पेक्टेकुलर हो गई है। वो मैसिव इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, ईरान की इकोनॉमी को एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ा रहे, एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज़ हो, पोर्ट्स हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर ऑयल इंडस्ट्री हो। दूसरा चीज़ वो क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं उनके डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन में, ठीक है, सिक्योरिटी कॉपरेशन और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चाइना की प्रेजेंस ईरान में ज़्यादा होना इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार है। और साथ में अभी एक वो क्या कर रहे हैं, रिसेंटली वहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं, कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पोर्ट ऑफ माउथ ऑफ स्ट्रैटेजिक हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक हॉर्मुज स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ का ही मतलब क्या होता है, जो गल्फ कंट्रीज़ का जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है टू द वर्ल्ड वो यहीं से ही होता है, ठीक है, एकमात्र ये पैसेज है। लोकेशन भी मैं दिखा देती हूँ हॉर्मुज की। तो ये इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया से हम वेस्ट की साइड को अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़, ये गल्फ़ ऑफ ओमान दिख रहा है ना, गल्फ़ ऑफ ओमान, और ये पर्शियन गल्फ़ है। तो इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये क्या है, एकमात्र ये पैसेज है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्ट्रेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। इट प्रोवाइड्स द सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रैटेजिकली चोक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। बाकी छाबार पोर्ट की भी लोकेशन यहाँ पे मतलब याद ही होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये रहा छाबार पोर्ट, ठीक है, ये छबार है, मतलब इंडिया के द्वारा जो बनाया जा रहा है। और यहाँ से ही मतलब जो रेलवे लिंक था, जो रेलवे लिंक प्रोजेक्ट था अफगानिस्तान के जहेदान और ईरान के ज़ेरांज प्रोविंस को जोड़ते हुए, यहाँ पे 72 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, ग्वादर, ठीक है, ये पाकिस्तान का ये दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान में ये बन रहा है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट। चाइना का जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंतर्गत ये बन रहा है, ठीक है, उसका चाइना की जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का ये पार्ट है, ठीक है, मेरीन एक्सपेंशनिज्म वाली पॉलिसी उनकी। तो ये चीज़ है, तो ये सारी लोकेशन पता भी होनी चाहिए एडिटोरियल के साथ साथ, इसीलिए मैंने बता दिया है। अब चाइना को इसके बदले में क्या चाहिए, उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस चाहिए ईरानियन ऑयल प्रोडक्शंस में। और अब देखो ईरान को भी मतलब पता है कि वो सारे ये बेनिफिट्स चाइनीज़ से लेंगे, और चाइनीज़ क्या है उनका मतलब एक तरह से बिग पॉलिटिकल रिस्क में भी वो फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल अपोजिशन हैंडिंग ओवर द इकोनॉमिक सीज। मतलब एक तो मेन यही कि चाइना क्या करेगा, उनकी जो अभी करंट सिचुएशन है, क्योंकि काफ़ी सारे सैंक्शन उनको लगे हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, कंट्रीज़ ने, यूएसए ने जैसे लगाए तो और कंट्रीज़ भी बाकी लगा देती हैं, नहीं करती उनसे इम्पोर्ट वगैरह कुछ भी। तो इसी तरह से चाइना क्या कर सकता है, डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है, और अपने जो उनकी वीकनेस है उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वो ले सकता है। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब
ईरान और यूएस के बीच में, ईरान अगर जैसे चाइना से ज़्यादा रिलेशनशिप और ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग करता है तो उसी तरह से यूएस से उसकी जो कॉन्फ्रंट्रेशन है वो एक्सेंचुएट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बीजिंग ऑल्सो नोज ईरान इज़ नॉट पेलेबल, पाकिस्तान विल नॉट सिंपली एक्सेप्ट चाइनाज हार्श टर्म्स फॉर द बेल आउट। तो यही चीज़ है कि चाइना मतलब क्या कर रहा है, बार बार ईरान डील को मतलब इसको ये हो जाए तो इसको पुश कर रहा है, इसको बोल रहा है कि आगे हो जाए। हैविंग टीज आउट द प्रोस्पेक्ट फॉर अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट, तेहरान एंड बीजिंग आर लाइकली टू वेट टिल द आउटकम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल। अब मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन होंगे तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर जो ट्रम्प है सॉरी, रम्प नहीं, ट्रम्प है ना, जो ट्रम्प है अगर वो री इलेक्टेड होता है तो तब तो मतलब ये होगा कि ईरान पे सैंक्शंस लगे रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह पे जो उनके अपोजिशन में है बाइडेन, तो वो अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सिचुएशन अलग होगी। तो यही चीज़ बोला है, नहीं तो ट्रम्प रहता है तो उनको कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यही है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्स ऑफ गोल्ड। तो ये जो स्मगलिंग केस था गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड स्मगलिंग केस, तो उसमें यही बताया गया कि जो पिनराई गवर्नमेंट है वो उनकी, क्योंकि जो सेक्रेटरी थी, मतलब वहाँ के जो सेक्रेटरी थे तो उनके बीच में, और जो यूएई के जो काउंसिल थे उनके बीच में ये था। तो ये किसको बताता है, अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड नेपोटिज्म एट द हाईएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट। तो यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल था अनशैकलिंग फॉर सेल्फ रिलायंस, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ देना चाहिए फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन। तो बेस्ट वे टू अचीव आत्मनिर्भर इन फर्टिलाइजर इज टू चेंज द सिस्टम ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज। कि मतलब फार्मर्स के अकाउंट्स में जो डेप्ट उसके डीआरटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो स्कीम होती है उसके तहत मतलब क्या करें, कैश करें जमा, कैलकुलेटेड ऑन अ पर हेक्टेयर बेसिस एंड फ्री ऑफ फर्टिलाइजर प्राइसेस, अलाउ द प्राइवेट सेक्टर प्लान्स टू कम्पीट एंड एक्सपेंड यूरिया प्रोडक्शन। तो यही चीज़ इसमें बोली गई थी। यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में ही हुआ था। तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि अभी मतलब अगर ये आएगा कि कहाँ पे अभी कोविड-19 का एक भी केसेस नहीं है, तो 0 केसेस है कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसके अलावा हर जगह सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में कोविड-19 के केसेस हो गए। पहले सिक्किम नागालैंड में नहीं था, वहाँ भी हो गए हैं, ठीक है। तो 27 ऑफ दीज हैव seen more than 1000 people getting infected till now. Even Andaman Nicobar Island, which is the lowest number of cases in the country, has more than 150. तो ये है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को यहाँ पे बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, दैट द एपिडेमिक हैज़ बिकम सो वाइड स्प्रेड in a community that it gets difficult if not impossible to determine who is passing on the infection to whom। ठीक है, तो सोर्स और चेन ऑफ इन्फेक्शन जो होती है उसको हम दोबारा इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि आप ये नहीं पता लग सकता कम्युनिटी ट्रांसमिशन से, ठीक है, क्योंकि हर किसी को हो जाता है एसिम्प्टोमेटिक, वो सब निकलेंगे। तो यही चीज़ इसमें बताई गई थी। व्हाट इज़ इटोलिजुमैब। तो इटोलिजुमैब जो है न्यूली क्लियर्ड फॉर कोविड के लिए इसको दिया गया है। तो ये क्या है, ये बायोकॉन है। बायोकॉन एक कंपनी है, फर्म है बेंगलुरु बेस्ड, ठीक है, बायोकॉन। तो इसने इसको 2013 में डेवलप किया था। किसके लिए, मेनली जो स्किन डिजीजेस होते हैं, त्वचा रोग से संबंधित, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनिक स्किन डिजीज़, क्या सोरियासिस, ठीक है, सोरियासिस। तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता था मोस्टली। जो मतलब जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है सम स्किन सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड पैचेस मोस्टली ऑन नीज़, मोस्टली हमारे नीज़ या एल्बोज में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी हो जाते हैं। तो उसके लिए ये था, ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट। लेकिन अभी कोरोना के लिए भी इसको कंसीडर किया जा रहा है सेफ एंड इफेक्टिव। और दूसरी चीज़ यही बोली जा रही है कि इसको अप्रूवल भी मिल गया DCGI से बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम जो इसका होता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल हुआ था मुंबई और न्यू दिल्ली में। तो इस स्टडी में यही पाया गया कि इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिकेसी है इन प्रिवेंटिंग कार्डियो रेनल कॉम्प्लिकेशंस, और जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है उससे भी इससे मतलब लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बोला जाता है, यानी कि एंटीबॉडी को मिमिक करते हैं। नेक्स्ट है फ्लड्स इन काजीरंगा ऑफ्टन डिस्ट्रक्टिव येट ऑलवेज नेसेसरी। तो सबसे मेन तो यहाँ पे 3-4 फैक्ट मैं बताती हूँ जो एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक पार्ट ही लगा लो, काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, सबसे पहले असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी लोकेशन आएगी। तो असम, ठीक है, असम में ये लोकेटेड है। अब इसको जो था टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, KNPTR। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, और TR मतलब टाइगर रिजर्व। तो इसको KNP यानी कि नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, 1974 में, ठीक है। नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। फिर इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, 2006 में।
2006 में इसको टाइगर रिजर्व किया गया था। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा लेकिन कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। ठीक है, 1985 में। फिर यहाँ पे बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसको जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उन्होंने इसको क्या बोल दिया? इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बोल दिया। ठीक है, IBA ये भी डिक्लेयर हुआ। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? जो होता है ना इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, तो वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल। तो ये सारे फैक्ट्स आप एक बार दोबारा से सुन सकते हैं, चाहे आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा लें या कम कर लें, जो भी है तो आप सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको याद होने चाहिए ये सब। तो यहाँ पे यही है कि 1988 के बाद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी फ्लड आया है, 6 वर्ष फ्लड है ये, और 108 इंक्लूडिंग 8 वन हॉर्न राइनोस जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। 134 हैव बीन रेस्क्यूड एंड 85% ऑफ द पार्क रिमेन सबमर्ज। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा। अब ये बोला गया कि फ्लड्स जो है नेसेसरी भी हैं काजीरंगा के लिए। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि KNPTR is a floodplain ecosystem which has not only been created by floods but also feeds off it. The entire area is formed by alluvial deposits. ठीक है, जो भी ब्रह्मपुत्र उसकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ से जो भी alluvial deposit है उससे ये एंटायर एरिया जो है फॉर्म्ड हुआ है। बाकी ये क्या है? ब्रीडिंग जो ग्राउंड है एक फिशेस के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसलिए कि फ्लड्स आर ऑल्सो वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे कि बहुत सारे तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव द फ्लड्स, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सुपीरियर जीन्स वाले होते हैं, तो दे विल ओनली सर्वाइव। तो उसका भी मतलब यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और बाकी यहाँ पे यह है कि जब भी मतलब कैसे इसको हैंडल किया जाता है, तो कैम्प्स आर ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट पोचिंग। कि मतलब एक तरफ फ्लड आ रहे हैं और आपने वहाँ पे राइनोसोर्स को देखा, तो यहाँ पे पोचर्स हैं तो उनकी किलिंग करके मतलब वो एडवांटेज ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो, फ्लड्स के दौरान एनिमल को मारा ना जाए, हंट ना किया जाए, है ना। और सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है। अलॉन्ग NH37 बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, स्पीड्स की जो लिमिट है वो तय कर दी जाती है, फाइन्स वगैरह लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे एक और चीज़ था कि एक काजी 106F जो होता है, ये गोल्डन टाइगर भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ओनली गोल्डन टाइगर यहाँ पे पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी टाइगर भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे कि थाईलैंड इज़ डूइंग राइट। नो वन नोज व्हाट थाईलैंड इज़ डूइंग राइट बट सो फार इट इज़ वर्किंग। तो थाईलैंड में सबसे पहले आपको पता है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन इन्होंने जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस आए थे तभी मास्क पहनना इन्होंने शुरू कर दिया था और टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो अभी यहाँ पे 3240 केसेस ही पाए गए, 58 डेथ्स एज ऑफ थर्सडे। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बोला जा रहा है मेकोंग रिवर बेसिन कंट्रीज़। ठीक है, मेकोंग रिवर बेसिन कंट्रीज़ कौन हो गया? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम केसेस मतलब देखने को मिल रहे हैं, म्यांमार को भी इंक्लूड करके। लाओस में जैसे 19 ही हैं, कंबोडिया में 166 हैं। तो क्यों? क्योंकि थाई पीपल डू नॉट हैव बॉडी कॉन्टैक्ट व्हेन वी ग्रीट ईच अदर। ठीक है, तो इनका ये तौर तरीका थोड़ा अलग होता है रहने सहने का, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। जेनोवा टारगेट्स ह्यूमन ट्रायल्स फॉर वैक्सीन अक्टूबर। तो ये बोल रहे हैं कि जेनोवा फार्मास्यूटिकल एक बायोटेक्नोलॉजी पुणे बेस्ड फर्म है, तो इनका कहना है कि ह्यूमन ट्रायल्स मतलब अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद मार्च 2021 में ही अपनी वैक्सीन भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? HGCO19। ठीक है, 019 ये है। और कोलैबोरेशन विद सियाटल बेस्ड STD बायो। तो यही है कोविड-19 के लिए जो इंडिजियसली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन की बात चल रही है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.